हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस एमपी ऑनलाइन चैनल टेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है जिससे आप लोगों के पास लगातार नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। चलिए, हम ज़्यादा इधर उधर नहीं घुमाएंगे, हम अपना टॉपिक पर आते हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दें। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे कि आखिर राज्य को नीति निर्देशक तत्व किन किन व्यक्तियों ने इन्हें निर्देशित किया है। एक है केटी शाह। केटी शाह जो कि यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को एक ऐसा चीज कहते हैं जो बैंक की सुविधा अनुसार ऐड किया जाएगा। दूसरा है, यह नीति निर्देशक तत्वों को भारत ने आयरलैंड और आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया था। ग्रेनविल स्टील ने निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो इन्होंने तीन व्यक्तियों ने अपनी अवधारणा दी है। केटी शाह ने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधा अनुसार ऐड किया जाता है। दूसरा है कि नीति निर्देशक तत्वों को भारत ने आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया है। ग्रेनविल स्टील ने नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 और 39A, 48A तथा 48A को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 43B 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा ही जोड़ा गया है। इसमें 1986वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत विषय वस्तु परिवर्तित कर 0 से लेकर के 6 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है कि सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है कि सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। अब हम एक एक अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि राज्य की परिभाषा दी गई। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है, केवल राज्य की परिभाषा के विषय में कहा गया है। अनुच्छेद 32 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हनन होने पर न्यायालय इन्हें लागू नहीं किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि यदि आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार जो भी वर्णित है उसमें यदि आपका हनन होता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसका कारण क्या है कि इसके राज्य के ऊपर डिपेंड है कि राज्य किस हद तक आप लोगों को प्रोवाइड करती है योजना या नहीं करती है, उस पर राज्य के ऊपर निर्भर है। उस राज्य को यदि राज्य नहीं करता है तो आप न्यायालय में इसका अपील नहीं कर सकते हैं।
लेकिन इसके विपरीत मौलिक अधिकार में आप जा सकते हैं। इसीलिए हमने वहाँ पर बताया था कि मौलिक अधिकार सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। हमने सकारात्मक और नकारात्मक क्यों कहा था? क्योंकि मौलिक अधिकार आपका वहीं तक सीमित है जहाँ तक दूसरे व्यक्ति का हनन ना हो। आपकी वजह से दूसरे व्यक्ति का कोई भी हनन नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 38 में है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 39 का में है कि राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयास करेगा, यानी प्रयत्न करेगा। 39 ख में है कि राज्य देश के भौतिक स्वामित्व और भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। 39 ग में है कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि इस सार्वजनिक हित की किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे। 39 घ में है कि राज्य प्रत्येक नागरिकों को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन करेगा। अनुच्छेद 39 ग में है कि राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का ध्यान रखेगा, दुरुपयोग नहीं होने देगा। अनुच्छेद 39 च में है कि बालकों और अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग की रक्षा करेगा। 39 का में है कि समान न्याय और निःशुल्क वैदिक सहायता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 40 में बताया गया है कि ग्राम पंचायतों के गठन की सिफारिशें है। अनुच्छेद 41 में है कि कुछ दशाओं में काम हो गया, काम के बाद शिक्षा, लोकतंत्र और सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में है कि काम की न्यायसंगत और मनोविशिष्ट दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रबंध किया जाएगा। तीसरा है कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 43 में है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समितियों की अभिवृद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 44 जो कि है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू है। अनुच्छेद 45 में है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक और बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का प्रबंध है। अनुच्छेद 46 में बताया गया है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करना आवश्यक है। अनुच्छेद 47 में है पोषण आहार जीवन स्तर को ऊंचा करने का, लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा
वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण करना। अनुच्छेद 51 में है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की आवृत्ति से संबंधित है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।